हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रोमिंग रुचिका। आप सभी को मेरी तरफ से हर हर महादेव, जय बद्री विशाल। जैसा कि आप सबने मेरे पहले ब्लॉग में देखा होगा, मेरी हरिद्वार की यात्रा और फिर हरिद्वार से बद्रीनाथ तक का मेरा बस का सफ़र। अगर आपने मेरे बद्रीनाथ यात्रा के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो जाके आप देख सकते हैं, वो चैनल पर अपलोडेड है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं बद्रीनाथ यात्रा का सफ़र। बद्रीनाथ में मैंने कहाँ स्टे किया और कैसे दर्शन किए और कौन सी जगह मैंने एक्सप्लोर की, आप सभी मेरी इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। हरिद्वार से सुबह 7:15 की बस लेकर हम निकल पड़े बद्रीनाथ यात्रा के लिए और 12 घंटे का ये सफ़र तय करके हमारी बस ने हमें टाइम से पहले शाम 6:30 बजे बद्रीनाथ बस स्टैंड पर ड्रॉप किया। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं स्नो कैप माउंटेन्स देखकर मन तो बहुत खुश हो रहा था, लेकिन 40 डिग्री सेल्सियस से सीधा -4 डिग्री टेम्परेचर में एंटर करना बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। इसके बाद बस स्टैंड से थोड़ी सी दूरी पर हम पहुंच गए अपनी डॉर्म्स पर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, GMVN के थ्रू मैंने ये यात्री निवास में डॉर्म्स बुक किए थे, जिसका प्राइस 500 रुपीज़ पर बेड है। आप देख सकते हैं ये नीट एंड क्लीन डॉर्म्स, और यहाँ ये खास बात है, आपको लॉकर्स भी मिल जाते हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा, आप अपना लॉक ज़रूर लेकर आइएगा कि अगर आप मंदिर में दर्शनों के लिए जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं तो आप अपना सामान रख के अपने ड्रॉर को लॉक कर सकें। हमारे इस डॉर्म से मंदिर की दूरी लगभग 600 से 700 मीटर की है। डॉर्म्स में चेक इन करके अपना सामान रख के हम निकल पड़े डिनर के लिए। ये बद्री विशाल की मार्केट। और मौसम की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मौसम ठंडा है। दिन में नॉर्मल था, ठंड कह सकते हैं, लेकिन रात में माइनस में चला जाता है। उसे मैं ठंड नहीं बोलूँगी, वो ठंड से कुछ परे है। और जोशीमठ तक तो गर्मी थी बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बाद ठंडी हवाएं स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ तो अभी ठंड है, जैकेट्स निकल गई हैं। इसमें पारा चला जाए तो उसे आप क्या बोलोगे भाई? किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। माइनस में है अभी, तो क्या बोलूँ मैं उसे मैं ठंड बोलूँ? मुझे नहीं लग रहा ये ठंड है। जय बद्री विशाल। फ्रेंड्स, होटल तो बहुत है यहाँ पर, आप आके भी बुकिंग कर सकते हैं। वो बात अलग है, ये अपने मनमाने रेट्स बोलेंगे, लेकिन आप ऑनलाइन बुकिंग कर लेंगे ज़्यादा अच्छा है। पर रूम्स की कोई शॉर्टेज नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग नहीं की है तो अभी आप आ सकते हैं। और अभी शायद इसलिए भी ईजी है क्योंकि अभी क्राउड कम है। हमें यहाँ का कुछ स्पेशल रेस्टोरेंट तो नहीं पता था, लेकिन जहाँ हमारे पैर बढ़ते रहे, खुद ब खुद बद्री विशाल हमें जहाँ ले जाते रहे, तो बस वहाँ जाकर हमने सबसे पहले चाय और मैगी का डिनर किया, जो बहुत ही स्वादिष्ट था। और उसके बाद 2 दिन हमने इसी रेस्टोरेंट में भोजन किया। पहाड़ों वाली मैगी। डिनर के बाद हम निकल गए मंदिर में दर्शनों के लिए, लेकिन रास्ते में जो यात्री दर्शन करके आ रहे थे उनका ये कहना था कि मंदिर बंद हो चुका है, आप अर्ली मॉर्निंग दर्शन कर लीजिएगा। लेकिन मेरे मन का भाव था कि जब हम इस धरती पे आ ही चुके हैं तो मंदिर परिसर की धरती पर जाकर एक बार हाजिरी देना तो बनता ही है। फ्रेंड्स, हमने डिनर कर लिया है। बद्रीनाथ जी ने हमें सबसे पहले खाना खिलाया है, मैगी, चाय, जो कि बहुत टेस्टी था। और अब हम उनके दर्शनों के लिए जा रहे हैं। अगर मंदिर खुला हुआ तो दर्शन करेंगे, नहीं तो बाहर से प्रणाम करके आ जाएंगे, फिर अर्ली मॉर्निंग करेंगे। पर एक बार हमने कहा उन्हें अपने चेहरा दिखाते हैं, भले ही हम उनका चेहरा सुबह देख लेंगे। जय बद्री विशाल, नमो भगवते वासुदेवाय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
और फिर क्या था, हमें मंदिर में दर्शन भी हुए, वो भी गर्भगृह से, और फिर उसके बाद हमने आरती भी अटेंड की। तो फ्रेंड्स, मैं आपको टाइमिंग्स बता देती हूँ। मंदिर सुबह 4 बजे ओपन हो जाता है और रात्रि में 10 बजे बंद हो जाता है। और हम रात्रि में 8 बजे के करीब दर्शनों के लिए जा रहे थे। मंदिर में ज़्यादा क्राउड ना होने की वजह से हमें 20 मिनट में दर्शन हो गए थे। और रात में आरती का समय 9:30 बजे का है, जो विष्णु भगवान की शयन आरती है। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ पर जल्दी दर्शन करने के लिए किसी प्रकार के वीआईपी दर्शन नहीं करवाए जाते हैं। और ध्यान रहे, दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक मंदिर बंद रहता है। यहाँ आने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। उस रजिस्ट्रेशन के बेस पर आपको दर्शन करने के लिए टोकन दिया जाता है। तो अगर आप भी चारधाम यात्रा प्लान कर रहे हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवा के आइएगा। मैं भी अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवा के आई थी। यहाँ आप अपना रजिस्ट्रेशन चेक करवा के दर्शनों के लिए टोकन प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे फर्स्ट बद्री दर्शन। बद्रीनाथ जी के पहले दर्शन करके मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। धरती का स्वर्ग, बस इतना ही कह सकती हूँ। यात्रा पर शायद मैं 10 वीडियोस बना सकती हूँ, लेकिन मंदिर के दर्शनों के बाद जिस तरह का मैंने अनुभव किया, उस पर शायद एक रील भी नहीं बना सकती। तो बस यही कहूँगी, आप सब दर्शन कीजिए और प्रेम से कहिए जय बद्री विशाल। तो फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हैं, ये पुल क्रॉस करके सामने ही आपको लाइंस मिल जाएंगी और वहीं आपको शू काउंटर भी मिल जाता है। और अगर आप बद्री विशाल जी के लिए प्रसाद लेना चाहते हैं तो वो आपको मार्केट में भी मिल जाता है। और अगर आप आगे की ओर जाएंगे, लाइंस में भी आपको प्रसाद की सुविधा मिल जाती है। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि मंदिर के अंदर फोन कैमरास ले जाना अलाउड नहीं है। आप मंदिर परिसर के बाहर से कुछ फोटोज क्लिक कर सकते हैं, बट मंदिर के अंदर फोन नहीं ले जा सकते। फ्रेंड्स, अगर व्यवस्था की बात करें तो व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। अगर हम उसका पालन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली व्यवस्था बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो अगर आपको भी यहाँ आने का, चार धाम यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो सिस्टम के रूल्स फॉलो करते हुए आप शांति से अपनी यात्रा को सफल बना सकते हैं। जय बद्री विशाल। ये एग्जिट का रास्ता है और यहाँ से एग्जिट करने के बाद आप फोटो क्लिक्स कर सकते हैं। जो मंदिर के बाहर का एरिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी लाइंस नहीं थी इस वक्त, इसलिए शायद हमारे 15-20 मिनट के अंदर ही दर्शन हो गए, वो भी गर्भगृह से। हमें लगता तो है कि ट्रिप हम प्लान करते हैं, पर यहाँ जाकर मुझे एहसास हुआ कि भगवान हमें प्लान करते हैं। यहाँ जाकर जो हो रहा था वो खुद ब खुद हो रहा था। हमें कुछ भी पता नहीं था, ना कुछ एहसास था, बस जैसे ईश्वर ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ था और हम आंखें बंद करके उनके पीछे पीछे चले जा रहे थे। इसके बाद हम चले गए तप्त कुंड की ओर। फ्रेंड्स, ये वो तप्त कुंड है जहाँ पर माइनस में टेम्परेचर होने के बावजूद यहाँ पानी हमेशा गर्म रहता है। आप देख सकते हैं, इस धुएं से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी कितना गर्म होगा। आप यहाँ दर्शनों से पहले आकर स्नान करके फिर दर्शनों की ओर जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ दिन के समय पे आते हैं तो यहाँ आपको बहुत क्राउड मिलता है, लेकिन अगर आप यहाँ शाम को क्लोजिंग टाइम के समय आएंगे तो ये आपको थोड़ा खाली मिल जाएगा। महिलाओं के लिए स्नान करने के लिए अलग से स्थान बना हुआ है।
ये आप देख रहे हैं नारद शिला, जहाँ पर नारद जी ने बैठकर तपस्या की थी। ये भी आपको तप्तकुंड के पास ही मिल जाएगा। और यहाँ से हम आपको कराएंगे अलकनंदा नदी के दर्शन। जिस पुल से हम सब मंदिर के लिए आना जाना करते हैं, उसी पुल के नीचे अलकनंदा नदी बह रही है। अब फ्रेंड्स, दर्शनों के बाद हमने अपने इस दिन को यही विराम दिया और फिर नई सुबह का नए सिरे से स्वागत किया। तो फ्रेंड्स, अब आप देख रहे हैं जो डॉम्स जहाँ मैंने स्टे किया था, उसकी बालकनी से बाहर के नज़ारे जो बेहद ही खूबसूरत है। आज के डे के लिए हमने ये सोचा था कि हम पहले बद्री विशाल जी के दर्शन करेंगे और जाएंगे माना गांव, जो भारत का प्रथम गांव है। तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय बद्री विशाल। तो फ्रेंड्स, हमने रात को कल दर्शन कर लिए थे। हमें सब लोग कह रहे थे कि 8 बजे मंदिर बंद हो जाता है, बट हम जब गए मंदिर परिसर में तो हम मत्था टेकने गए थे ऐसे, बट मंदिर ओपन था और 9:30 आरती हुई और 10 बजे मंदिर क्लोज हो गया था। तो हमें दर्शन बहुत अच्छे हुए थे, क्राउड भी नहीं था ज़्यादा। और अब हम मॉर्निंग में अभी 6:30 हो रहे हैं, नहीं 6:45, अब जा रहे हैं एक बार दर्शनों के लिए। और अगर क्राउड हुआ तो दर्शन अभी रहने देंगे और फिर माना गाँव चले जाएंगे, पर देखते हैं, कोशिश करते हैं कि दर्शन अच्छे से हो जाए। ये आप मॉर्निंग व्यू देख रहे हैं अभी। फ्रेंड्स, ये जो आप अभी देख रहे हैं, यहाँ पर बनने वाला है हम सब भक्तों के लिए कॉरिडोर, जो अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। 2 साल के बाद आपको यहाँ कॉरिडोर बना दिखाई देगा, जिसके बाद आप सभी यहीं से गुजरते हुए भगवान बद्री के दर्शनों के लिए प्रस्थान करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इस पवित्र स्थल के महत्व के बारे में। बद्रीनाथ धाम जो हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है, जो छोटे 4 धाम और बड़े 4 धाम दोनों का हिस्सा है। छोटे 4 धाम जो उत्तराखंड में स्थित हैं, जिसमें आते हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। बड़े 4 धाम जिसमें बद्रीनाथ धाम, जगन्नाथपुरी, द्वारकाधीश और रामेश्वरम शामिल हैं। जिस रोड से गुजरते हुए हम लोग मंदिर जाते हैं, उसके लेफ्ट और राइट में जो विशाल पर्वत स्थित है, वो नर और नारायण है, जो विष्णु भगवान का ही रूप माने जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने यहाँ तपस्या की थी और जिस प्रकार का यहाँ मौसम रहता है आप अभी देख रहे हैं, और इसी मौसम से, इसी ठंड से माँ लक्ष्मी ने विष्णु भगवान को प्रोटेक्ट करने के लिए बद्री वृक्ष का रूप धारण किया था, ताकि उनकी तपस्या में किसी प्रकार का कोई विघ्न पैदा ना हो। इसलिए इस स्थान को बद्रीनाथ बोला जाता है। विष्णु भगवान आज भी यहाँ पर तपस्या में लीन है। तो फ्रेंड्स, एक बात और आपको बता देती हूँ, तप्तकुंड के पास यहाँ पर ब्रह्म कपाल भी स्थित है, जहाँ पर पांडवों ने अपने पितरों का पिंडदान किया था, जहाँ आज भी लोग अपने पितरों का पिंडदान करने आते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस नदी के आप अभी दर्शन कर रहे हैं, अलकनंदा नदी, इसी नदी में आदि शंकराचार्य जी को 8वीं सदी में विष्णु भगवान की शालिग्राम के रूप में मूर्ति मिली, जिसके आज हम सभी दर्शन करने के लिए आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है इस शक्तिशाली धाम की कहानी। यहाँ और भी ऐसे ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं, जिसे मैं कवर करूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, माना गांव में। तो मेरा नेक्स्ट ब्लॉग देखने के लिए वेट कीजिए, और मेरी बद्री विशाल की यात्रा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए जय बद्री विशाल। जय श्री बद्रीनारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री बद्रीनारायण। काल हम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें और सभी को दर्शनों के लिए जल्दी जल्दी